अब हम बात करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स की जो आज गूगल के ट्रेंड में शामिल होते नजर आए। तो सबसे पहला स्टॉक है सर BEL, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इन इसके शेयर में जो था, आज तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा नहीं था, अभी थोड़ा सा सुबह के बाद में अभी इसमें लाल निशान पर भी दिखा, थोड़ा सा फ्लैट भी ट्रेड कर रहा था। लेकिन लास्ट वीक की इफ आई टॉक, 8% की रैली दी है इस शेयर ने। जो IAF है ना, उन्होंने 114 राफेल जेट्स जो हैं उनको खरीदने का प्रपोजल दिया है। ये डील बताई जा रही है कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक की हो सकती है। इसकी वजह से सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो बाकी डिफेंस के स्टॉक हैं, चाहे वो HAL हो, चाहे डेटा पैटर्न्स हो या एस्ट्रा माइक्रोवेव, वो सभी में थोड़ी सी मूवमेंट दिखी। तो पहले तो मुझे बताइए कि BEL के शेयर को लेकर के आपकी क्या राय है, क्योंकि आज ये हमें 400 पर तो पहुंचता नजर आया। अगर इसका नेक्स्ट टारगेट जिनके पास है, वो नेक्स्ट टारगेट क्या देख सकते हैं, और अगर फ्रेश बाय करना हो तो कौन से लेवल पर नजर रखनी चाहिए? तो देखिए, BL में तो आज पॉजिटिव न्यूज फ्लो आया है तो स्टॉक थोड़ा सा एक्शन में है। बट मैं एक बात बताऊं कि ऑलरेडी इनके पास 76,000 करोड़ के ऑर्डर है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कैश रिच कंपनी है। और एवियोनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, वहां पे जो भी सरकारी डिफेंस का इक्विपमेंट होता है वो BL से ही जाता है। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपका ऑलरेडी होल्डिंग है तो 440 450 आपको अगले 12-15 महीने में कंफर्टेबली मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, मार्केट विजिबिलिटी को देखते हैं, अगले 1.5-2 साल की इनके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है। और जिनको फ्रेश खरीदी करनी है, मेरे ख्याल से देखिए 370-380 एक अच्छा लेवल है, जहाँ पे अगर ये कोई इन्वेस्टर लेता है तो एक छोटा SIP आप चालू कर सकते हो। क्योंकि देखिए, डिफेंस कंपनीज में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं देखना है, आपको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके ही काम करना है। क्योंकि अदरवाइज आपको शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा कंसोलिडेशन में इन्वेस्टर शायद कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो नजरिया कम से कम 12-15 महीना रखिए, अच्छी खासी कमाई इवन करंट लेवल पे होगी। और 380-85 विल बी अ गुड लेवल टू एंटर। ओके, अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 370 से लेके 380 का वो लेवल है जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 440 तक के लेवल पर देखा जा सकता है ये स्टॉक अगले 12 से 15 महीनों में। यानी कि ट्रेडिंग नहीं, बल्कि आपको इन्वेस्ट करना है, एक इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ इसमें डील करना है। इरकॉन शेयर सर, इसमें भी आज 8.3% की रैली दिखी। शेयर ने 186 रुपये 65 पैसे का इंट्राडे हाई भी लगाया। रीज़न बताती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में अभी वीकेंड पे ये खबर आई कि 77,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बने। भारत ने इनफैक्ट आज ही ये खबर आई कि लगभग 3.5 बिलियन की डील की है, जिसके तहत चाइनीज़ बॉर्डर पर इंडियन रेलवे बनाई जाएगी। इसके बाद सिर्फ इरकॉन शेयर ने, अगर मैं रेलवे स्टॉक्स की ओवरऑल बात करूँ तो रेलटेल में जब तक हम रिसर्च अपना कर रहे थे उस टाइम पर 9% की तेज़ी थी। इरकॉन में मैंने बता दिया 8% से ज़्यादा की तेज़ी थी। RVNL में भी 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी और IRFC में भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी। इस शेयर को लेकर के आपकी राय, इनफैक्ट मैं आपकी राय पूरे के पूरे रेलवे स्टॉक्स पर जानना चाहती हूँ कि इरकॉन के बारे में आप स्पेसिफिक बताएं, और फिर बताएं कि अगर किसी को खरीदना है तो कौन सा स्टॉक बेस्ट होगा इन 4 में से। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मेरे ख्याल से 8-9% स्टॉक भाग चुके हैं सारे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, रेलवे सेक्टर भी अभी काफी वेल पोजिशन्ड है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। मैं कहूंगा कि रेलटेल वुड डेफिनेटली भी बेटर। बट अगेन थोड़ा सा हल्के भाव पे अगर कोई खरीदता है, क्योंकि 8-9% स्टॉक ऑलरेडी चला है। और यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि वैगन कंपनीज को भी इग्नोर मत करिए, जैसे कि टिटागर है, जुपिटर वैगन्स है। ये सारी कंपनीज भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगले साल गवर्नमेंट और 20-25 हजार वैगन्स की टेंडर करेगी, तो उसमें भी इन कंपनीज को फायदा होगा। और वैगन कंपनीज मुश्किल से इंडिया में 4-5 ही है, तो वहां पे भी फोकस करिए। टेक्समैको हमको लगता है कि करंट प्राइस पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि 6,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ऊपर से स्टॉक काफी नीचे भी आ चुका है। तो रेलटेल थोड़े से निचले भाव पे, आई मीन इनकॉन भी अगर किसके पास है तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 8-9% की रैली के बाद आपको 2-3 दिन के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। तो मैं कहूंगा कि इरकॉन रेलटेल बाय ऑन डिक्लाइन। और टेक्समैको अगर आप चाहे तो ये लेवल से भी आप खरीद सकते हो, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप PSU स्टॉक्स पे नज़र रखते हैं, आपको लगता है कि PSU स्टॉक्स में कमाई होती है, देन आज जो रेलवे स्टॉक्स हमने बात की वो भले आपको गूगल ट्रेंड में नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनमें एक एक्सट्रीम अच्छी खासी रैली दिखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और कमाई के मौके नहीं है। सेम काउंटर में आपको रेलवे स्टॉक्स में ही टेक्समैको और तीतागढ़, जो कि वैगन से रिलेटेड कंपनियां हैं, इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बल्कि करंट लेवल पर भी अगर बाय करेंगे तब भी कमाई होने के
आसार हैं। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा जो टॉक अबाउट हैं रेलटेल, थोड़ा सा बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चल चुका है। जब इसमें करेक्शन दिखे, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तब आप इसमें एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले यू हैव टू डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज हम ये जो शो बनाते हैं दिस इज़ ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पज़, आपको इन्फॉर्म करने के लिए बनाते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आती है, हमारे एक्सपर्ट्स के व्यूज़ पसंद आते हैं, देन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लेकर के एक फाइनल मूव लेना चाहिए। इरेडा सर, इरेडा में भी आज लगभग 3.5% की तेज़ी दिखी। इनफैक्ट मैं बोलूं कि निफ्टी मिड कैप के टॉप गेनर्स में भी ये अर्ली ट्रेड में शामिल था। 154 रुपये का हाई भी लगाया इस शेयर ने। इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा कमाया है, लेकिन अब इस पे क्या करना चाहिए? क्योंकि जिन लोगों ने 36 खरीदा और उनको 120 और 130 पे बेचा ना, तो उनका दिल डरता है कि अभी और कितना। तो इफ़ आई वांट टू नो कि इरेडा में क्या करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इरेडा में भी अगर लंबी अवधि के लिए आप खरीदना चाहते हो तो वो अच्छी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है। देखिए, ये कंट्री की सबसे बड़ी फाइनेंसिंग एजेंसी है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए, और जिस प्रकार से सोलर रिन्यूएबल का फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मुझे लगता है कि इनके लिए डेफिनेटली ग्रोथ पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। मुझे लगता है कि बीच में इनका स्टॉक में थोड़ी पिटाई इसलिए हो गई थी क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से कमजोर थे, और दूसरा इनका जेंसॉल के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था। लेकिन अभी इस प्राइस में सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है। मुझे लगता है कि 150 के करीब अगर आपका नजरिया है तो कम से कम 12, 15, 18 महीने आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। Q2 के नंबर्स का इंतजार है सितंबर का। यहाँ पे होपफुली अगर नंबर अच्छे आते हैं और आगे का कमेंट्री अगर अच्छी आती है तो यहाँ पे वापस 200, 210 का लेवल भी पॉसिबल है। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा बना सकता है। इरेडा में आपको अगर आज 154 का लगा है तो 210 की भी उम्मीद है, जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स हैं जो बता रहे हैं उसके हिसाब से अविनाशी की ये राय बनती है। KRBL सर, अभी तक हमने बात करी उन स्टॉक्स की जो तेज़ी में थे, लेकिन इस स्टॉक में 13% की गिरावट आई। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनिल चौधरी ने इस्तीफा दिया इस खबर के बाद। 9 सितंबर को इस्तीफा दिया था, आज ये खबर पब्लिक हुई और उसके बाद में गिर गए स्टॉक। कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट आई। दो मैं चेक कर रही थी तो इनके जो लास्ट रिजल्ट्स हैं वो अच्छे दिखे, लेकिन एक डायरेक्टर के इस्तीफे से इतना बड़ा असर पड़ना किस तरह से, क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, प्रगति देखिए, नॉर्मली क्या होता है जब भी कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है, जैसे मैंने अभी आपको जेंसॉल के बारे में बताया, जेंसॉल 1,000 रुपए का स्टॉक था, बाद में 10 रुपए हो गया, अभी 40 रुपए है। तो जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला होता है और जब कोई डायरेक्टर जो यहाँ पे काम कर चुका है उसने कह के कहा कि मैं रिजाइन इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के ऊपर। तो जब तक कोई क्लैरिटी टॉप मैनेजमेंट से नहीं आती, जब तक वो कुछ जस्टिफाई नहीं करते कि सब कुछ ठीक है, ये थोड़ा सा मामला वीक रहेगा, बिकॉज इमीडिएटली कोई इसमें पैसा लगाने की सोचेगा नहीं। एटलीस्ट फ्रेश मनी विल स्टे ऑन द साइडलाइंस जब तक मैनेजमेंट कोई क्लैरिटी देती नहीं। अभी डायरेक्टर ने रिजाइन करके ये क्लियर कर दिया, बट ये सही है गलत है ये प्रमोटर्स को बताना पड़ेगा। अदरवाइज ये कम्युनिकेशन अगर आता नहीं तो मार्केट्स को थोड़ी अनसर्टेनिटी लगेगी कि शायद मामला सही है। तो मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग इसमें ना करे जब तक प्रमोटर और मैनेजमेंट से कोई प्रॉपर कमेंट्री एक्सचेंजेस पे नहीं आती। जब तक कंपनी अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी कर देती, इस शेयर से दूरी बनाकर रखें। सिगाची इंडस्ट्रीज, इस शेयर में भी 5% की रैली दिखी पिछले हफ्ते। ये शेयर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये छुपे रुस्तम टाइप के होते हैं ना जो धीरे धीरे चल रहे हैं और किसी को थोड़ा सा कम आइडिया लगा। पिछले हफ्ते इस शेयर में 37% की रैली थी। मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम वाइज जो शेयर है वो आज है, इसमें लगभग 1168 लाख से ज़्यादा शेयर ट्रेड हो रहे थे मॉर्निंग टाइम पे। तो इस शेयर को लेकर के आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, लंबी अवधि के लिए ये शेयर काफी अच्छा है क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल इनपुट फार्मा सेक्टर के लिए काम करता है। और मुझे लगता है कि जिनका इनका रिलेशनशिप सारी बड़ी फार्मा कंपनीज, मिड साइज फार्मा कंपनीज के साथ में, प्लस इनकी एक्सपेंशन अभी आने वाले साल में इसका इफेक्ट आएगा। और बीच में स्टॉक में थोड़ी पिटाई इसलिए हो गई थी क्योंकि इनके फैक्ट्री में एक फायर का एक्सीडेंट हो चुका था, तो उसलिए स्टॉक में पिटाई हो चुकी थी। लेकिन अभी मेरे ख्याल से मामला सुलटा है, उनको इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। बट ओवरऑल अगर किसी का नजरिया 12-15 महीने है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है जो बेसिकली फार्मा सेक्टर से एसोसिएटेड है, और मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। ओवरऑल थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो डेफिनेटली करे, बट टाइम फ्रेम 12-15 महीने रखेगी। ओके, टाइम फ्रेम यानी कि थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तब आप इस स्टॉक से थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं।